संगठन विकास ओडी की नींव वह ज्ञान आधार है जिस पर ओडी का निर्माण होता है। इस ज्ञान आधार का उपयोग ओडी चिकित्सकों, सलाहकारों, नेताओं या प्रबंधन द्वारा परिवर्तन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया जाता है। फ्रेंच, बेल और बोहरा के अनुसार ओडी के सिद्धांत और अभ्यास की नींव में नियोजित परिवर्तन के सिद्धांत और मॉडल, प्रणालियों का सिद्धांत, समानांतर सीखने की संरचनाएं, लागू व्यवहार विज्ञान, भागीदारी और सशक्तिकरण, टीम और टीम वर्क, परिवर्तन की एक मानक पूर्ण शिक्षण रणनीति और क्रिया अनुसंधान शामिल हैं। नियोजित परिवर्तन के सिद्धांत और मॉडल। संगठन विकास संगठन में दीर्घकालिक नियोजित परिवर्तन है। नियोजित परिवर्तन के सिद्धांतों और मॉडलों ने ओडी के विकास को सुगम बनाया है। इनमें से कुछ सिद्धांतों और मॉडलों को इस प्रकार समझाया गया है। कर्ट लेविन का बल्क क्षेत्र सिद्धांत और 3 चरण परिवर्तन मॉडल। कर्ट लेविन ने परिवर्तन के बारे में 2 विचार प्रस्तुत किए। पहला विचार विरोधी बलों के क्षेत्र में परिणामी संतुलन बिंदु से संबंधित था। इसका मतलब है कि किसी समय बिंदु पर क्या हो रहा है, यह विपरीत दिशाओं में धकेलने वाले बलों का परिणाम है। इसे इस उदाहरण से समझाया जा सकता है कि एक विनिर्माण संयंत्र का उत्पादन स्तर कुछ बलों के बीच प्राप्त परिणामी संतुलन बिंदु है, जो उत्पादन के निम्न स्तर की ओर धकेल रहे हैं, जबकि कुछ अन्य बल उत्पादन को उच्च स्तर की ओर धकेलने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार उनके बल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार बल क्षेत्र विश्लेषण का उपयोग उस क्षेत्र में मौजूद प्रमुख बलों की पहचान करने और फिर कार्य योजनाओं को इस प्रकार विकसित करने के लिए किया जा सकता है ताकि संतुलन बिंदु को एक दिशा या दूसरी दिशा में स्थानांतरित किया जा सके। यह विचार परिवर्तन स्थितियों की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। लेविन का दूसरा विचार परिवर्तन प्रक्रिया के 3 चरण मॉडल का था, जिसमें अनफ्रीजिंग, म्यूविंग, रिफ्रीजिंग अनुक्रम शामिल था। उन्होंने सुझाव दिया कि परिवर्तन में एक संतुलन बिंदु से दूसरे में जाना शामिल है और इसके लिए पुराने व्यवहार यानी पहले के संतुलन बिंदु को अनफ्रीज करने, नए स्तर के व्यवहार में जाने और नए बल क्षेत्र की स्थापना करके नए व्यवहार, नए संतुलन बिंदु को रिफ्रीज करने की आवश्यकता है। लेविन का 3 चरण मॉडल परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सहायक है। लिपेट, वॉटसन और वेस्टली का परामर्श प्रक्रिया मॉडल। रोनाल्ड लिपेट, जीन वॉटसन और ब्रूस वेस्टली ने लेविन के 3 चरण मॉडल को 7 चरण मॉडल में विस्तारित किया, जो परामर्श प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये चरण हैं: चरण 1 परिवर्तन की आवश्यकता विकसित करना, चरण 2 एक ग्राहक प्रणाली और एक बाहरी परिवर्तन एजेंट के बीच परिवर्तन संबंध स्थापित करना, चरण 3 ग्राहक की प्रणाली की समस्या का निदान करना, चरण 4 विकल्पों की जांच करना और कार्य की मंशा और लक्ष्यों को निर्धारित करना, चरण 5 इरादों को वास्तविक परिवर्तन प्रयासों में बदलना, चरण 6 परिवर्तन को स्थिर करना, चरण 7 अंतिम संबंध प्राप्त करना। बर्क लिटविन का संगठनात्मक परिवर्तन मॉडल। वार्नर बर्क और जॉर्ज लिटविन द्वारा विकसित मॉडल पहले क्रम परिवर्तन यानी लेन देन या मध्यम परिवर्तन और दूसरे क्रम परिवर्तन यानी परिवर्तनकारी परिवर्तन को समझने और आरंभ करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। पहले क्रम परिवर्तन में संगठन की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, केवल संगठन की कुछ विशेषताएं बदलती हैं। दूसरे क्रम परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संगठन की प्रकृति में महत्वपूर्ण और मौलिक परिवर्तन होता है, यानी संगठन रूपांतरित हो जाता है। अधिकांश ओडी कार्यक्रम अब दूसरे क्रम परिवर्तन की दिशा में निर्देशित होते हैं। बर्क लिटविन का मॉडल इंगित करता है कि पहले क्रम परिवर्तन को ओडी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रबंधन प्रथाओं, संरचना और प्रणालियों यानी नीतियों और प्रक्रियाओं की दिशा में निर्देशित किया जाता है, जबकि मिशन और रणनीति, संगठनात्मक संस्कृति और नेतृत्व पर केंद्रित ओडी हस्तक्षेप दूसरे क्रम परिवर्तन का परिणाम होते हैं। यह मॉडल ओडी चिकित्सकों और प्रबंधन के लिए आवश्यक परिवर्तन के प्रकार को निर्धारित करने और वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों की दिशा में हस्तक्षेपों को निर्देशित करने के लिए काफी उपयोगी है। 3.2 प्रणालियों का सिद्धांत। प्रणालियों का सिद्धांत संगठन विकास की एक और नींव है। यह संगठन को एक खुली प्रणाली के रूप में देखता है। खुली प्रणालियों का सिद्धांत पहली बार 1966 में कार्ट्स और कान द्वारा संगठनों में लागू किया गया था। चर्चा जारी रखने के लिए प्रणाली और खुली प्रणाली का अर्थ जानना महत्वपूर्ण है।
प्रणाली एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डिजाइन द्वारा एकीकृत और परस्पर जुड़े भागों का एक सेट है। खुली प्रणाली वह है जिसमें इसके पर्यावरण के साथ सक्रिय बातचीत होती है। एक संगठन को एक खुली प्रणाली माना जाता है, इसलिए खुली प्रणाली का अध्ययन संगठन को समझने में मदद करेगा। यह प्रणालियों की प्रकृति, प्रणाली तत्वों के बीच सामंजस्य, समाज तकनीकी प्रणालियों और खुली प्रणालियों की सोच का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। 2.1 प्रणालियों की प्रकृति। सभी खुली प्रणालियों में इनपुट थ्रूपुट आउटपुट तंत्र होता है। प्रणालियां पर्यावरण से उपलब्ध इनपुट जैसे जानकारी, लोग, पैसा, कच्चा माल आदि का उपयोग करती हैं। उन्हें परिवर्तन प्रक्रिया, जिसे थ्रूपुट या रूपांतरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, के माध्यम से बदलती हैं और फिर आउटपुट के रूप में उत्पादों को पर्यावरण में स्थानांतरित करती हैं। इस प्रकार प्रणाली की प्रभावशीलता और अस्तित्व इस तंत्र के प्रत्येक घटक के प्रभावी कार्य पर निर्भर करता है। यह याद रखना चाहिए कि खुली प्रणाली का उद्देश्य या लक्ष्य आउटपुट में परिलक्षित होता है, इसलिए इसे पर्यावरण में स्वीकार्य बनाने के लिए इसे पर्यावरण की आवश्यकताओं के साथ संरेखित होना चाहिए। खुली प्रणालियों में जानकारी प्रासंगिक और अप्रासंगिक, प्रतिक्रिया सकारात्मक और या नकारात्मक, स्थिर स्थिति आंतरिक या बाहरी विघटनकारी बलों के खिलाफ संतुलन बिंदु बनाए रखना या गतिशील होम्योस्टेसिस, विभेदन समय के साथ अधिक विशिष्ट और जटिल बनना और अधिक एकीकरण और समन्वय की आवश्यकता, समतुल्यता, लक्ष्यों को प्राप्त करने के कई तरीके, उप प्रणालियों और बढ़ती महत्व के क्रम में उप प्रणालियों का पदानुक्रम जैसी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं संगठनों में देखी गई कई घटनाओं को समझाने में मदद करती हैं और अंतर्निहित कारणों की विस्तृत समझ प्रदान करती हैं। 3-2-2 प्रणाली तत्वों के बीच सामंजस्य। इसके अलावा डेविड नैडलर और डेल्टा कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोगियों द्वारा विकसित सामंजस्य मॉडल संगठनात्मक गतिशीलता और परिवर्तन को समझने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह पूरे सिस्टम यानी संगठन की उत्तरजीविता और सफलता के लिए सिस्टम तत्वों के बीच सामंजस्य, संरेखण या सद्भाव पर जोर देता है। यह मॉडल इंगित करता है कि संगठन एक इनपुट रूपांतरण प्रक्रिया आउटपुट प्रणाली है। पर्यावरण, संसाधन और इतिहास, घटनाएं, विफलताएं, सफलताएं जो आज भी व्यवहार को प्रभावित करती हैं, प्रमुख इनपुट कारक के रूप में कार्य करते हैं। आउटपुट का अर्थ संगठन, इकाई और व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शन है। रूपांतरण प्रक्रिया में संगठन के विभिन्न तत्व शामिल हैं जो इनपुट को आउटपुट में बदलने में मदद करते हैं। ये हैं रणनीति, कार्य, लोग, औपचारिक संरचना और प्रक्रियाएं और अनौपचारिक संगठन। सामंजस्य मॉडल ओडी चिकित्सकों के हाथों में एक उत्कृष्ट नैदानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह प्रणाली के प्रत्येक तत्व के कार्य और उनके संरेखण का विश्लेषण करने में मदद करता है ताकि संतोषजनक आउटपुट उत्पन्न हो सके। 3-2-3 समाज तकनीकी प्रणालियों का सिद्धांत और खुली प्रणालियों की योजना। समाज तकनीकी प्रणालियों का सिद्धांत STS और खुली प्रणालियों की योजना OSP खुली प्रणालियों के सिद्धांत के 2 रूपांतर हैं और संगठन विकास में मदद करते हैं। समाज तकनीकी प्रणालियों का सिद्धांत एरिक ट्रिस्ट, केन बामफोर्थ, फ्रेड एमरी और अन्य द्वारा विकसित किया गया था। यह संगठन के सामाजिक, मानव संबंध और तकनीकी प्रणालियों की परस्परता पर केंद्रित है और इस बात पर जोर देता है कि संगठन की संरचना, प्रौद्योगिकी और सामाजिक बातचीत के बीच बेहतर फिट बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि बढ़ाने में मदद करेगा। यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठन अपने सामाजिक और तकनीकी भागों के बीच संबंध को अनुकूलित कर सकता है। समाज तकनीकी प्रणालियों STS के हस्तक्षेप जैसे स्वायत्त कार्य समूहों, स्वप्रबंधित या स्वविनियमित टीमों का निर्माण, मुख्य कार्यों का समूह जो स्वप्रबंधित टीमों को सौंपा जाना है, टीम के सदस्यों को कई कौशल में प्रशिक्षण देना, अधिकांश कार्यों का प्रतिनिधि मंडल, उत्पादकता और गुणवत्ता को अपने स्तर पर नियंत्रित करने के लिए कार्य समूहों को जानकारी और प्रतिक्रिया प्रदान करना। STS सलाहकारों को संगठनों को उनकी प्रभावशीलता और दक्षता को अधिकतम करने में मदद करने में सक्षम बनाता है। STS कार्य पुनः डिजाइनिंग और संगठन पुनर्गठन की दिशा में OD प्रयासों के लिए प्रमुख वैचारिक नींव है। खुली प्रणालियों की योजना, जैसा कि फ्रेंच,
बेल और वोहरा द्वारा वर्णित है में शामिल है पर्यावरण स्कैनिंग, ताकि अपेक्षाओं और हितधारकों का निर्धारण किया जा सके, संभावित भविष्य के यथार्थवादी और आदर्श परिदृश्यों का विकास, और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं का विकास कि एक वांछनीय भविष्य घटित हो। खुली प्रणालियों की योजना और समाज तकनीकी प्रणालियों का उपयोग ओडी चिकित्सकों द्वारा पुनः डिजाइनिंग परियोजनाओं या उच्च प्रदर्शन संगठनों जैसे नए संगठनों को डिजाइन करने में किया जा रहा है। 3 समानांतर सीखने की संरचनाएं। ये परिवर्तन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई संगठनात्मक संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं उन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करती हैं जिन्हें मौजूदा संगठन अपनी औपचारिक संरचना के माध्यम से हल करने में असमर्थ है। 1974 में डेल झिंड ने समानांतर संरचना के विचार की वकालत की और सहायक संगठन शब्द की पेशकश की, जिसका अर्थ है एक निरंतर सह अस्तित्व वाला संगठन जिसका उपयोग मौजूदा संगठन को पूरक करने के लिए किया जाता है। इन संगठनों के मानदंड औपचारिक संगठन में लागू मानदंडों से काफी भिन्न होते हैं। ऐसे संगठन का गठन करने का उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां नवीन विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके और परिचालन डिजाइन औपचारिक संगठन में मौजूद समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया जा सके। सहायक डिजाइन या संरचना में सहायक समूह बनाए जाते हैं, यानी ऐसे लोगों के समूह जो औपचारिक विभागों को पार करते हैं। यह प्रत्येक समूह में विशेषज्ञता और जानकारी की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो परिचालन डिजाइन में मौजूद समस्याओं के नए समाधानों के साथ प्रयोग करने में मदद करता है। यह समस्या के किसी भी पहलू को नजरअंदाज किए जाने की संभावनाओं को कम करता है। बुशे और शानी ने इस दिशा में किए गए कार्य को समानांतर सीखने की संरचनाएं शीर्षक के तहत विस्तारित किया। उन्होंने बड़े नौकरशाही संगठनों में नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए समानांतर सीखने की संरचनाओं के उपयोग पर जोर दिया, जहां समस्याओं को संबोधित करने के स्थापित तरीके, औपचारिक संचार और अधिकार उत्तरदायित्व की पदानुक्रमित श्रृंखला नवाचार, सीखने और परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है। बुशे और शानी ने समानांतर सीखने की संरचनाएं शब्द का वर्णन एक संरचना के रूप में किया जो औपचारिक पदानुक्रम और संरचना वाली संरचना के साथ साथ बनाई गई है, ताकि संगठन की सीखने की क्षमता यानी नए विचारों और कर्मचारियों के व्यवहार के निर्माण और कार्यान्वयन को बढ़ाया जा सके। समानांतर संरचनाएं संगठनों को नई स्थितियों के अनुकूल होने और निर्णय लेने में असंरचित तरीके से सक्षम बनाती है, जब इनमें संगठन के सभी हिस्सों के प्रतिनिधि और स्टीयरिंग समिति के सदस्य के रूप में कुछ शीर्ष कार्यकारी होते हैं। अपने मूल रूप में एक समानांतर सीखने की संरचना में समन्वय, स्टीयरिंग समिति और कार्य समूह शामिल होते हैं जो आवश्यक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, परिवर्तन के लिए सिफारिशें करते हैं और परिवर्तन प्रयासों की निगरानी करते हैं। एक परिष्कृत रूप में इसमें समन्वय समिति, विचार समूह, कार्यान्वयन समूह और समन्वयन समिति द्वारा नामित विशिष्ट कार्य करने वाले समूह शामिल होते हैं। बुशे और शानी का मानना था कि सहायक या समानांतर संरचना एक संगठन को समस्याओं को हल करने के नए तरीकों के साथ प्रयोग करने और एक ही समय में अपनी स्थिरता बनाए रखते हुए अपनी परिवर्तन क्षमता बनाए रखने की अनुमति देते हैं। फ्रेंच, बेल और वोहरा ने समानांतर सीखने की संरचनाओं को ओडी की नींव के रूप में देखा, क्योंकि इनका उपयोग कई ओडी कार्यक्रमों में किया जाता है। उन्होंने वर्णन किया कि उच्च प्रदर्शन वाले संगठन स्वप्रबंधित कामों को समन्वित करने के लिए समानांतर संरचनाओं का उपयोग करते हैं। इसी तरह समाज तकनीकी प्रणालियों के पुनः डिजाइन कार्यक्रम समानांतर संरचनाओं का उपयोग करते हैं। 3.4 लागू व्यवहार विज्ञान। लागू व्यवहार विज्ञान भी ओडी की नींव में से एक है। ओडी व्यवहार विज्ञान ज्ञान और कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग को चल रहे सिस्टम पर लागू करता है, ताकि सिस्टम के सदस्यों के सहयोग से दबाव वाली समस्याओं को हल किया जा सके। ओडी चिकित्सक ग्राहक प्रणाली को मौजूदा समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। वह स्थितियों का निदान करता है, निदान के आधार पर उपचार का चयन और कार्यान्वयन करता है, और फिर उपचार के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। जब समान समस्याएं फिर से उत्पन्न होती हैं, तो ओडी चिकित्सक जानता है कि ऐसी स्थिति के कारण क्या हो सकते हैं
और ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए उसे या उसे कौन से उपचारात्मक प्रयास लागू करने चाहिए। हालांकि एक विशिष्ट स्थिति के लिए एक अलग उपचार की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इस अभ्यास सिद्धांत से ओडी चिकित्सक काम करता है। ओडी में लागू विज्ञान या अभ्यास शामिल है। व्यवहार विज्ञान सिद्धांत और अनुसंधान मानव व्यवहार के बारे में ज्ञान प्रदान करने में मदद करते हैं और इस ज्ञान का उपयोग संगठन में काम करने वाले लोगों के अस्वस्थ व्यवहार के कारण होने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। लागू व्यवहार विज्ञान मौजूदा समस्याओं को हल करने या विशिष्ट स्थितियों से निपटने में मदद करता है। कोई यह जान सकता है कि किसी विशिष्ट स्थिति में क्या लागू होगा। हालांकि मानव व्यवहार की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण समस्याओं के लिए एक समान समाधान नहीं हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार विज्ञान सिद्धांत और अनुसंधान और अभ्यास सिद्धांत और अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव के कारण समस्या के निकटतम समाधान पाए जा सकते हैं। ओडी क्षेत्र को विभिन्न व्यवहार वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों जैसे एडगर एच, शीन, मैकग्रेगर, मास्लो, लिकर्ट, पीटर ड्रगर, लेक, माउटन, पोर्स, आर्गिसिस, लिपिड और कई अन्य के योगदान से समृद्ध किया गया है। 3.5 भागीदारी और सशक्तिकरण। भागीदारी और सशक्तिकरण संगठन विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये समग्र प्रदर्शन और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार करने में मदद करते हैं। संगठन के सभी स्तरों की निर्णय लेने और समस्या समाधान में भागीदारी या शामिल होना ओडी की पहचान है। सशक्तिकरण का अर्थ है संगठन के सदस्यों को विचार, सुझाव देने और निर्णय लेने का अधिकार देना। भागीदारी का अर्थ है व्यक्तियों को निर्णय लेने और संगठन के कामकाज में शामिल करना। यह संगठन में सशक्तिकरण का एक प्रभावी रूप है। कर्मचारियों की भागीदारी और सशक्तिकरण को लंबे समय से महत्व दिया गया है। विभिन्न एचआरडी प्रथाओं में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन पूरे संगठन को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि ओडी कार्यक्रमों में इसे पूरे संगठन में विस्तारित किया जाता है। संगठनात्मक विकास का उद्देश्य संगठनात्मक प्रभावशीलता और व्यक्तिगत विकास में सुधार करना है। इसीलिए भागीदारी और सशक्तिकरण ओडी कार्यक्रमों के केंद्रीय लक्ष्य हैं और सिद्धांत पर आधारित हैं। उन लोगों को शामिल करें जो समस्या या समाधान का हिस्सा है और निर्णय उन लोगों द्वारा किए जाने दें जो समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। ओडी हस्तक्षेप जैसे स्वनिर्देशित टीमें, गुणवत्ता मंडल, टीम निर्माण और कार्य जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम संगठन के सदस्यों की भागीदारी और स्वायत्तता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार ओडी में ऐसे नेतृत्व शैलियों और मानव संसाधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है जो संगठन के सदस्यों को संगठन की सफलता और उनके व्यक्तिगत विकास के लिए अपनी प्रतिभाओं का पूरी तरह से पता लगाने और उपयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं। 3.6 टीम दृष्टिकोण। टीम दृष्टिकोण संगठन विकास कार्यक्रमों का एक आवश्यक घटक है। टीमें अपने संगठनों को लोकतांत्रिक बनाने और कर्मचारी प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए प्रबंधन के लिए प्रभावी साधन है। अनुसंधान प्रमाण दिखाते हैं कि जब कार्य में कई कौशल, अनुभव और निर्णय की आवश्यकता होती है तो टीम आमतौर पर व्यक्तियों से बेहतर प्रदर्शन करती है। अब दिनों में संगठनों में टीम वर्क संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह प्रबंधन की इस विश्वास को दर्शाता है कि टीमें विभिन्न सेटिंग्स में सफल हो सकती हैं। संगठन विकास प्रयास व्यक्तियों के सशक्तिकरण और टीमों के माध्यम से संगठन के प्रमुख कार्यों और निर्णयों में व्यक्तियों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यक्तियों का सशक्तिकरण बेहतर प्रदर्शन और उच्च संतोष की ओर ले जाता है। जब इन सशक्त व्यक्तियों को टीमों में रखा जाता है तो यह तालमेल पैदा करता है, यानी टीम के प्रयासों का कुल योग उन लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों के योग से अधिक होता है जो अलग अलग काम कर रहे हैं। टीमों को विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला, टीमों को जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ऐसे कार्यों को व्यक्ति अपने दम पर पूरा नहीं कर सकते और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। दूसरा, टीमें एक सामूहिक तालमेल प्रभाव प्रदान करती है। तीसरा, व्यक्तिगत व्यवहार समूह या टीम के मानदंडों और मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। जब व्यक्ति टीम में काम करते हैं तो टीम के मानदंडों और मूल्यों को बदलने पर उनके व्यक्तिगत व्यवहार में एक त्वरित और दीर्घकालिक परिवर्तन देखा जा सकता है। इसलिए ओडी प्रयासों में व्यक्तियों के स्थापित मानदंडों और विश्वासों को बदलना आसान हो जाता है। चौथा, टीमें लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं।
5वां, टीमें टीम के लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता बढ़ाने में मदद करती हैं। टीम विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे संपूर्ण कार्य टीमें, क्रॉस फंक्शनल टीमें या स्टार्टअप टीमें। हर टीम प्रभावी नहीं हो सकती या बनी नहीं रह सकती। विशिष्ट ओडी हस्तक्षेप टीम प्रदर्शन में सुधार करने में सहायक होते हैं, जैसे टीम निर्माण, प्रक्रिया परामर्श, अंतर समूह टीम निर्माण, गुणवत्ता मंडल, भूमिका विश्लेषण तकनीक, जिम्मेदारी चार्टिंग, भूमिका वार्ता आदि। फ्रेंच, बेल और वोहरा ने टीम प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत दिया। उन्होंने समूहवेयर का उल्लेख किया, जो टीमों और विशेष रूप से व्यावसायिक टीमों को बेहतर कार्य करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक और गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक सामान्य शब्द है। उन्होंने स्वयं इसका उपयोग किया और इसे सहमति निर्माण को बढ़ाने, टीम की प्रगति के बारे में त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने, निर्णय लेने में तेजी लाने और एक समय में एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में प्रभावी पाया। टीमों का अद्वितीय महत्व है व्यक्तिगत, समूह और संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार करने में। ये ओडी की एक महत्वपूर्ण नींव है। 3.7 परिवर्तन की मानकपूर्ण शिक्षण रणनीति। हर संगठनात्मक विकास प्रयास परिवर्तन पर केंद्रित होता है और इसके लिए परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। चिन और बेन्ने के अनुसार परिवर्तन के लिए 3 प्रकार की रणनीतियां हैं। पहला प्रकार अनुभवजन्य तर्क संगत रणनीति है, जो इस धारणा पर निर्भर करता है कि लोग तब बदलते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि परिवर्तन उनके लिए फायदेमंद है। दूसरा प्रकार मानकपूर्ण शिक्षण रणनीति है, जो इस धारणा पर निर्भर करता है कि मानदंड व्यवहार को निर्धारित करते हैं और परिवर्तन पूर्ण शिक्षण के माध्यम से आता है, जो पुराने मानदंडों को नए मानदंडों के साथ बदलने में मदद करता है। तीसरी श्रेणी शक्ति बलपूर्वक रणनीति है, जो इस धारणा पर आधारित है कि जिनके पास अधिक शक्ति है, उनकी इच्छा पर कम शक्ति वाले लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। ओडी के संदर्भ में मानकपूर्ण शिक्षण और अनुभवजन्य तर्कसंगत रणनीतियां प्रासंगिक हैं। हालांकि ओडी चिकित्सकों द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली रणनीति मानकपूर्ण शिक्षण रणनीति है। चिन और बेन्ने के अनुसार ऐसी रणनीतियां मानती हैं कि व्यक्ति के अभ्यास और क्रिया के पैटर्न सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों और उन मानदंडों के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धताओं से दृढ़ता से प्रभावित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड मूल्य प्रणालियों, विश्वासों और व्यक्तियों के दृष्टिकोण यानी मानक दृष्टिकोणों या अभिविन्यासों द्वारा समर्थित होते हैं। इस प्रकार लोगों के अभ्यास या क्रिया के पैटर्न में परिवर्तन तभी होगा जब उन्हें पुराने पैटर्न के प्रति अपने मानक दृष्टिकोणों को बदलने और नए पैटर्न के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने के लिए बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रयासों को लोगों के मूल्यों, दृष्टिकोणों और महत्वपूर्ण संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाना चाहिए और केवल ज्ञान या अभ्यास या क्रिया के बौद्धिक तर्कों में परिवर्तन लाने के लिए नहीं। चिन और बेन्ने ने संकेत दिया कि ओडी प्रयासों में मानकपूर्ण शिक्षण रणनीति के निम्नलिखित निहितार्थ हैं। ग्राहक प्रणाली के सदस्य उन परिवर्तनों या सुधारों का वर्णन करते हैं जिन्हें वे करना चाहते हैं। फिर ओडी चिकित्सक और ग्राहक समस्या को परिभाषित करने और समाधान खोजने के लिए सहयोगात्मक तरीके से काम करते हैं। इस प्रक्रिया में वे समस्या समाधान में बाधा डालने वाले कारकों का पता लगाते हैं और उनकी जांच करते हैं, यानी चिंताएं, संदेह, नकारात्मक भावनाएं। समस्याओं का समाधान मूल्यों, विश्वासों, संबंधों, दृष्टिकोणों और चीजों को करने के प्रथागत तरीकों में हो सकता है। इसके लिए मानकपूर्ण शिक्षण रणनीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। बदलने के लिए मानदंड और पूर्ण शिक्षण का रूप ग्राहक और ओडी चिकित्सक द्वारा सहयोगात्मक तरीके से तय किया जाता है। हालांकि मानदंडों को सबसे अच्छा समूहों पर ध्यान केंद्रित करके बदला जा सकता है। यह ओडी के अभ्यास में मानकपूर्ण शिक्षण रणनीति के निहितार्थ को दर्शाता है। 3.8 क्रिया अनुसंधान। ओडी चिकित्सक, नेता और संगठन के सदस्य समस्याओं का निदान करने और कार्य योजनाओं को विकसित करने के लिए सहयोगात्मक तरीके से काम करते हैं। ओडी एक प्रक्रिया है जिसमें निदान, कार्यों का विकास और कार्यान्वयन, पूर्ण निदान और नए कार्यों को लेना शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के विचारों और ऊर्जाओं की तलाश की जाती है। इस प्रकार क्रिया अनुसंधान का अर्थ है ग्राहक समूह द्वारा निदान
और क्रिया की पुनरावृत्त प्रक्रिया, जिसमें ओडी चिकित्सक पूरे प्रक्रिया में एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है। यह सीखने यानी परिवर्तन की गतिशीलता सीखना और करने यानी परिवर्तन प्रयासों को लागू करना को जोड़ता है। इस प्रक्रिया में संगठन के सदस्यों की भागीदारी बेहतर निर्णय लेने और कार्यक्रमों के प्रति बढ़ी हुई प्रतिबद्धता का परिणाम होती है। क्रिया अनुसंधान मॉडल अधिकांश ओडी प्रयासों के अंतर्निहित है और इसलिए एक महत्वपूर्ण ओडी नींव है। 4 सारांश। संगठन विकास की नींव वह ज्ञान आधार है जिस पर ओडी का निर्माण होता है। ओडी के सिद्धांत और अभ्यास की नींव में नियोजित परिवर्तन के सिद्धांत और मॉडल, प्रणालियों का सिद्धांत, समानांतर सीखने की संरचनाएं, लागू व्यवहार विज्ञान, भागीदारी और सशक्तिकरण, टीम और टीम वर्क, परिवर्तन की एक मानक पूर्ण शिक्षण रणनीति और क्रिया अनुसंधान शामिल है। कर्ट लेविन ने परिवर्तन के बारे में 2 विचार प्रस्तुत किए। पहला विचार विरोधी बलों के क्षेत्र में परिणामी संतुलन बिंदु से संबंधित था। इसका मतलब है कि किसी समय बिंदु पर क्या हो रहा है यह विपरीत दिशाओं में धकेलने वाले बलों का परिणाम है। लेविन का दूसरा विचार परिवर्तन प्रक्रिया के 3 चरण मॉडल का था, जिसमें अनफ्रीजिंग, मूविंग, रिफ्रीजिंग अनुक्रम शामिल था। बर्क लिटविन का संगठनात्मक परिवर्तन मॉडल पहले क्रम परिवर्तन यानी लेन देन या मध्यम परिवर्तन और दूसरे क्रम परिवर्तन यानी परिवर्तनकारी परिवर्तन को समझने और आरंभ करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रणालियों का सिद्धांत संगठन विकास की एक और नींव है। यह संगठन को जटिल सामाजिक प्रणालियों के रूप में देखता है जो पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। यह आगे जोर देता है कि प्रणाली तब अनुकूलित होती है जब सभी तत्व सामंजस्यपूर्ण होते हैं। समानांतर सीखने की संरचनाएं उन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है जिन्हें मौजूदा संगठन अपनी औपचारिक संरचना के माध्यम से हल करने में असमर्थ है। ओडी को सिस्टम के सदस्यों के सहयोग से दबाव वाली समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहार, विज्ञान, ज्ञान और कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान और निर्णय लेने में संगठन के सभी स्तरों की भागीदारी या शामिल होना ओडी की पहचान है। ओडी के संदर्भ में मानक पूर्ण शिक्षण और अनुभवजन्य तर्क संगत रणनीतियों प्रासंगिक है। हालांकि ओडी चिकित्सकों